अभी देखो ऑन किया, तुमको दिख रहा है? हाँ लिख अब दिख दिया, रहा है। स्क्रीन पे लिख भी देता है। लिख भी देता, तो थोड़ा ध्यान देना तुम लोग भी, कुछ पढ़ा रहे हो और साइड में रिकॉर्डिंग नहीं दिखाओ तो एक बार बोल देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो तब चुप हम रहे। लोग बात कर चुके हैं कि आउटर लेयर जो होता है वो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होता है, और जो इनर लेयर होता है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, सॉरी लंग्स से कांटेक्ट में होता है। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसी कांटेक्ट में होता है? लंग्स से कांटेक्ट में, ऐसा हम लोग बात कर चुके हैं। आगे देखो, उसको पहले हम देख लें, कुछ और साइड में है एक्स्ट्रा बताने लायक, जो साइड में लिख के बताएं तो कर दें पहले उसको। चलो 2 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लिख ही लेते हैं यार, लिखने से काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो लिखते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, पहला पॉइंट, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स up to terminal bronchioles constitute the conducting part. Up to terminal bronchiole constitute the conducting part. देखो कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या? कंडक्टिंग पार्ट का मतलब कि हवा जो नोस्ट्रिल से आपके लंग्स तक पहुंचा था वहां तक में कोई एक्सचेंज ना हुआ हो, क्योंकि अभी हम लोग देखे ना बहुत सारा पार्ट था, तो नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक में सिर्फ एयर ट्रांसफर होता है लंग्स तक, कुछ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। जबकि एल्वियोली एंड इट्स डक्ट, एल्वियोली एंड इट्स duct form the respiratory or exchange part of respiratory system, form the respiratory or exchange part of respiratory system, respiratory system। ये जो एक्सचेंज पार्ट है ना, ये जो एक्सचेंज पार्ट है, या जिसको आप रिस्पायरेटरी पार्ट बोल रहे हो, इसके लिए एक और नाम दे देते हैं और अच्छा रहेगा, इनको बोलते हैं एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्चुअली में गैस यहीं पे एक्सचेंज होता है। आगे देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट का। अगर हम लोग कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन का बात करें तो फंक्शन नंबर 1 ट्रांसपोर्ट एयर। कंडक्टिंग पार्ट मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रल से शुरू करना और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट का फंक्शन क्या है। दूसरा, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। और तीसरा, ह्यूमिफाइज इट। देखो हम जो एयर लिए, अगर वो एयर ड्राई होता है तो उसमें ह्यूमिफिकेशन होता है, मतलब उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी ऐड होता है, तो इसलिए बोले ह्यूमिफाइज इट। नेक्स्ट, ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, brings the air to body temperature, उसमें लाता है। ह्यूमिफाई मतलब ह्यूमिडिटी का ऐड करना, वाटर वेपर्स उसमें अच्छे से मिक्स करना, ताकि जो भी चीज आपको एयर जो थोड़ा ड्राई है वो ड्राई ना रहे। ठीक है, हो गया यहाँ तक? रुक जाइए भैया। हाँ हो गया।
हो गया? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक चैम्बर कैसे होता है, थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला बात तो याद करना है, लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक चैम्बर। देखो इस थोरेसिक चैम्बर के बारे में एक खास बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जो है वो है एयर टाइट चैम्बर। सुने होंगे कि अगर किसी के छाती में कभी गोली लगता है, लंग्स में या फिर छाती से अगर गोली पार हो गया तो इंस्टेंट डेथ होता है। रीजन ये है कि आप एक, जैसे मान लो एक ऐसा बॉक्स था, आपने उस बॉक्स में यहाँ पे कोई पोर कर दिया, तो अब ये एयर टाइट नहीं रहा, और एयर टाइट नहीं रहने की वजह से आदमी का डेथ हो जाता है। दिक्कत ये है कि देखो अगर मान लो ये कोई आदमी है, ये उसका नॉस्ट्रिल्स हो गया, हम लोगों को लगता ऐसा है कि हम लोग सांस खींचे, हवा यहाँ गया, हवा यहाँ जाने पे इधर प्रेशर मारा और छाती फूल गया, ऐसा ही हमें लगता है ना। बट एक्चुअली में होता है क्या, वो बताते हैं। एक्चुअली में ये होता है कि आपका लंग्स कुछ ऐसा है, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो मसल्स हैं, लंग्स के चारों तरफ जो मसल्स हैं, लंग्स के चारों तरफ जो मसल है, ये इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। जो मसल है लंग्स के चारों तरफ, वो क्या है, इसको बाहर की तरफ खींचा, और बाहर की तरफ खींचने से जाहिर सा बात है इस चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा। अभी चेम्बर का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि उस यहाँ जो वॉल्यूम बढ़ा वो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ से एयर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। समझे? मतलब हमको जो लगता है, जैसे मान लो इसको आपसे समझे तो समझो कि आपके पास बलून है, बलून फुलाने का आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप उस पर फूंक मारो बलून फूलेगा, या फिर ये जो आपके पास बलून था गोल सा, आप उसको हर तरफ से खींच रहे हैं, खींच खींच के इसको चौड़ा कर दिए। अभी जो चौड़ा किए तो वैक्यूम अंदर में थोड़ा ना होगा, और एयर ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर ब्रीदिंग ऐसे होता है। और अगर अगर बीच में कहीं पंचर हो गया तो अभी क्या होगा कि जो एयर आना था वो आके यहाँ से निकल भी जाएगा, क्योंकि हम जबरदस्ती लंग्स तक एयर नहीं आ रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर 5th चैप्टर पढ़ लिए होगे केमिस्ट्री में, तो आप ये टर्म्स से वाकिफ होगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर का खेल है पूरा का पूरा, और यहाँ कुछ नहीं है। पार्शियल प्रेशर थीटा ए इनटू प्रेशर। अभी जो भी हो, अभी चीज समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अभी तो आप बोले एयर टाइट चेम्बर रहता है, तो बोल तो रहे एयर एयर टाइट टाइट, रहता है तो अंदर कैसे हवा जा रहा है? एयर तो टाइट पूरा मतलब पैक बाकी जगह से, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ओपन रहता, नहीं, यहाँ भी तो उसको बंद किया जाता है ग्लॉटिक्स। जरूरत नहीं, जब आप हवा खींच रहे हो या निकाल रहे हो, बस वहीं से एक जगह पे बस ओपनिंग होता है ताकि हवा आए और उसी रास्ते से वापस जाए, और कहीं अगर ओपन कर दिए तो दिक्कत है। बाकी हर तरफ से एयर टाइट है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो ये किधर से बना, देखो चार साइड को हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजी के टर्म्स में। लेफ्ट राइट अप एंड डाउन को बायोलॉजी कैसे बोलता है, समझे? मान लो ये कोई बॉक्स है, तो ये आपके हिसाब से लेफ्ट होगा, ये आपके हिसाब से राइट होगा, ये अप और ये डाउन, लेकिन बायोलॉजी इसको अलग वर्ड में यूज करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम, पहले लिख लो फिर समझाएंगे। उसके बाद वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड से थोड़ा सा कैविटी को पैक करता है स्टर्नम। उसके बाद
लैटरल साइड, लैटरल साइड से इसको कवर करता है रिब्स, और लोअर साइड, लोअर साइड से इसको कवर करता है डायफ्राम, जो कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, गुंबद की तरह का स्ट्रक्चर। डोम शेप्ड, कैसा है ये? डोम शेप का। हो गया यहां तक? लिख लियो तो समझाएं। हाँ हो गया। बाकी लोग? हो गया भैया। हो गया। अभी एक बात जरा देखो, ये है आपका लंग्स, ठीक है? या अपने ही लंग्स के बारे में सोचो ना, ये है हमारा लंग्स। लंग्स में वर्टिब्रल कॉलम किस साइड में है? जाहिर सी बात है पीछे की तरफ, है ना? पीछे की तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जहाँ पे वर्टिब्रीज है। तो उस साइड को बायोलॉजी किस नाम से बोल रहा है? डॉर्सल साइड, ठीक है? उसी तरह स्टर्नम देखो, यहाँ हड्डी होता है, ये जो सामने वाला हड्डी होता है ना, ये आपको शायद दिख पा रहा हो, नहीं दिख पा रहा भैया हो? चित्र बना करके समझाइए ना, क्या? चित्र बना के बताइए ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पे देखो, हमको देखो, ये जो सामने का एक हड्डी यहाँ होता है, एक हड्डी यहाँ पे, इस हड्डी का नाम हाँ है, भैया यहाँ होता पे है। जो होता है उसका नाम है स्टर्नम। देखो, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो चित्र बना के टाइम पास करने से बेहतर है आप अपने बुक में पेज नंबर 310 ओपन कीजिए जल्दी। थ्री 310। देखो, इसमें आपको स्टर्नम दिख रहा है? हाँ स्टर्नम यहाँ तक है, उसके बाद जो तुमको वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, एक्चुअली में वो पीछे वाला हड्डी है। 2D व्यू में आपको ऐसा दिख रहा है, 2D व्यू में आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप खुद समझो, स्टर्नम हम लोग कहाँ पे लिखे हैं? देखो जरा, अभी जो लिखे हैं उसमें देखो, स्टर्नम कहाँ लिखे हैं? स्टर्नम लिखे वेंट्रल साइड, मतलब सामने वाले साइड को बायोलॉजी कौन सा साइड बोल रहा है? वेंट्रल साइड। स्टर्नम। उसी तरह हम लोग वर्टिब्रल कॉलम लिखे हैं, देखो वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग लिखे हैं डॉर्सल साइड, जो कि पीछे की तरफ है ना? और अच्छे से समझना चाहो तो हम एक चीज और कर सकते, इसको क्लास में समझाने का ज्यादा ऑप्शन है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। अभी अगर आप समझ पाए तो अच्छा रहेगा, किस्मत दिखाते हैं जरा, देखते हैं। ये आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा साइन आ रहा है, बट देख पा रहे हो एक, रुको हमको इसको थोड़ा डिम करने दो, अब भी शायद अच्छे से दिखेगा। अब देख पा रहे हो साइन आ रहा है? नहीं। रुको रुको रुको, कुछ तो करना ही होगा ना, करते हैं। अभी देख पा रहे हो? नहीं, उम्मीद नहीं कि देख पा रहे हो। बहुत लाइट आ रहा है। बहुत ज्यादा लाइट है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना। ये 3D व्यू है, 3D व्यू, ये देखो घूम रहा है, ना बुझा रहा है इसे। समझ में आ रहा है? हाँ। ये देखो पीछे में जो हड्डी है, ये जो पीछे वाला हड्डी है, ये जो पीछे वाला हड्डी है, इसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। ये सब जो हड्डी, ना समझ ये में जो आ दिख रहा रहा है। है, कुछ भी नहीं दिख रहा। भैया बहुत लाइट है, कुछ दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर 20 में आ जाएगी। एक सेकंड रुको। दिख रहा है, इसमें समझ में आ रहा है। स्टर्नम आधा। तो पीछे साइड से एक, जैसे मान लो ये आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे एक गुंबद के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। जो ऐसा, तुम्हारी साइड से आवाज आ रहा, म्यूट कर दो। एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसी का नाम है डायफ्राम।
ठीक है, जिसको हम लोग बोले कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है ना, कोई दिक्कत अभी तो बोलो। सामने से यहाँ वाला हड्डी स्टर्नम कवर करेगा, पीछे से ठीक जो पीछे बैकबोन है वो वर्टिब्रल कॉलम, और साइड से इस तरफ साइड से जो होगा वो रिब्स होगा, और नीचे साइड में जो खाली जगह होता है वहां एक डायफ्राम डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है मस्कुलर, यहाँ लिख देता हूँ डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक। अभी देखते हैं अगला पॉइंट, रिस्पायरेशन। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब जो हार्ट का वॉल्यूम है, ये देखो इसके अंदर जो भी गैस हटा यही तो वॉल्यूम है हार्ट का, समझ रहे हो बात? तो हम लोग उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हम लोग उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हाँ इनडायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे क्या वो देखेंगे। तो रिस्पायरेशन कितने स्टेप्स में होता है उसका बात कर रहे हैं। पहला स्टेप कि जो एटमॉस्फेरिक, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसी का एक और नाम है ब्रीदिंग। क्या कर रहे हैं भाई, एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर को लिए मतलब ऑक्सीजन को लिए और CO2 रिच एल्वियोलर एयर को बाहर भेज दिए। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर वॉल्यूम, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, है ना, इस जगह पे आपका डिफ्यूजन होगा। उसके बाद ब्लड में गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर टिश्यू के बीच में, टिश्यू और ब्लड के बीच में वापस से ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होगा, और फाइनली O2 को जो सेल्स यूज किए और कैटाबॉलिक रिएक्शन से जो CO2 बना है उसको वापस से भेज दिए। तो ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन में CO2 कैसे बना है इसको हम लोग चैप्टर 14 रिस्पायरेशन में पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा होगा बात, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है, ये तीसरा पेज है, इसके बाद एक और पेज। आज का मेरा एम था 4 पेज। वेंटिलेशन जो बोले हैं, वेंटिलेशन मतलब एयर को लेना और वापस भेज देना, एक्सचेंज ऑफ वही मतलब जो वेंटिलेशन बोलते हैं। बहुत बार सुनते हैं वेंटिलेशन पे चढ़ा हुआ है लोग, वही ना होता है। हाँ भाई, वेंटिलेशन मतलब जहां से कहीं का भी एयर का इन आउट करने का स्पेस उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। घर में आपका खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर होता है, कि खिड़की बंद हो बट फिर भी हवा आते जाते रहे, दैट इज वेंटिलेशन के लिए। यहीं पे छोड़ दें कि आगे पढ़ लें, बोलो आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा अगला पेज तक खत्म करेंगे। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मैं, छोड़ दीजिए। चलो ठीक, एकदम छोड़ दीजिए। क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी समझ में नहीं